Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do corneal ulceration. Basically the bacterial corneal ulceration. ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना इसकी etiology की हम बात करें ना तो हमारे पास बैक्टीरियाज होंगे ना। कौन से बैक्टीरियाज हैं? स्टेफ ऑरिस है, स्ट्रेप नमूनिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है नाइजोरिया गुनोरिया हो जाएगा, मोरेक्सेला हो जाएगा। इसके अलावा क्लेप्सियाला, सूडोमोनाज, एरोगनोजा एंड प्रोटियस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इसकी पैथोजेनेसिस पे, ठीक है। पैथोजेनेसिस में हमारे पास होती हैं 4 स्टेजेस, ठीक है। सबसे पहले इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज है, फिर हमारे पास एक्टिव स्टेज है, ठीक है, फिर रिग्रेसिव है और फिर सिकट्राइजेशन है जिसमें हमारे पास बेसिकली सुकड़ जाता है, स्कारिंग वगैरह होती है। हम सारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आते हैं इन्फिल्ट्रेटिव पे, ठीक है। इन्फिल्ट्रेटिव में क्या होता है? देखो, एपिथेलियम की इंजरी होगी, ठीक है। एपिथेलियम की इंजरी होगी और उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी और वो किधर जाएंगे? एपिथेलियम में जाएंगे और स्ट्रोमा में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये इस स्टेज में इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज में हमारे पास कॉर्नियल ओपेसिटीज़ भी होंगी और कॉर्नियल ओडेमा वगैरह भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक्टिव स्टेज पे, ठीक है। अब एक्टिव स्टेज में क्या होता है? जो एपिथेलियम हमारे पास इंजरी हुई थी ना, ठीक है, तो अब उस एपिथेलियम की नेक्रोसिस एंड स्लाफिंग ऑफ शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब स्लाफिंग ऑफ और नेक्रोसिस की वजह से अल्सरेशंस होंगी, अल्सरेशंस की वजह से डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होंगे जिसकी वजह से डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो है वो हाइपरीमिया होगा, ठीक है। किसका हाइपरीमिया होगा? सर्कम कॉर्नियल वेसल्स का, ठीक है। सर्कम कॉर्नियल वेसल्स का हाइपरीमिया होगा। इसके अलावा हमारे पास कंजेशन होगी, कंजेशन होगी आइरिस एंड कोराइड की, ठीक है। आइरिस और कोराइड की कंजेशन होगी। इसके अलावा हाइपोपायन होगा, जो इंटीरियर चैम्बर होगा उसमें पस की एक्युमुलेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ना ये जो अल्सर होगा ना, ये या तो हमारे पास लाइक लेटरली डिफ्यूज़ करेगा, ठीक है, डिफ्यूज़ करेगा लेटरली, ठीक है, और या तो ये अंदर की तरफ जाएगा ना, डिफरेंट डीपर लेयर जो बाउमिन्स है या हमारे पास जो है स्ट्रोमा है, फिर इसके बाद डेस्मेंट मेम्ब्रेन है, ये सारा कुछ इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं स्टेज ऑफ रिग्रेशन में। अब रिग्रेशन के स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास ना बेसिकली अगर आपने ट्रीटमेंट दे दी है या आपका इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका अल्सर है इसके इर्द गिर्द ल्यूकोसाइड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ल्यूकोसाइड्स जो होंगे ना वो इनगल्फ करना शुरू कर देंगे, बेसिकली ना इनगल्फ करना शुरू कर देंगे अल्सर को, ठीक है। ये स्टेज में हो गया। अब इसके बाद जो सिकट्राइजेशन का स्टेज होता है उसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अल्सर सिर्फ एपिथेलियम इन्वॉल्व था ना, तो एपिथेलाइजेशन होगी और हमारे पास ओपेसिटी नहीं होगी। लेकिन अगर डीपर लेयर इन्वॉल्व थी, लाइक कॉर्निया से जो एपिथेलियम से जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रोमा आ जाता है या बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह, बॉमिन मेम्ब्रेन वगैरह या डेस्मेंट मेम्ब्रेन वगैरह आ गई है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास ऑब्वियसली स्कारिंग वगैरह होगी, ओपेसिटीज़ वगैरह होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सिम्टम्स पे, ठीक है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स, इसके लिए आपने निमोनिक याद करना है, पीबी ब्लर, ठीक है। पीबी ब्लर, तो पी से आपने फोटोफोबिया, पी से पेन, बी से आपका ब्लरिंग, एल से लैक्रिमेशन एंड आर से रेडनेस, और इसके अलावा हेलोज वगैरह भी इसमें नज़र आते हैं। लाइक जब लाइट पड़ती है ना आंखों में तो आपको जो सामने वाली जो पिक्चर होती है ना उस पर अब ऐसे वाइट रिंग आपको नज़र आ रहा होता है ना अपने विजन में, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम साइंस पे ना, तो साइंस वही है जो हम लोगों ने स्टेजेस की थी ना। स्टेजेस में हम लोग पहले हमें कॉर्नियल ओपेसिटीज़ नज़र आ रही थी। इसके अलावा कॉर्नियल शुरू में बताता हूँ, पहले कॉर्नियल ओपेसिटीज़ थी, ठीक है, कॉर्नियल ओडेमस थे, फिर कॉर्नियल अल्सरेशंस हो गई थी, अल्सरेशन के बाद हाइपरीमिया था, इसके सर्कम कॉर्नियल कंजेशंस थी, इसके अलावा हाइपोपेयॉन्स थी और हमारे पास वो अल्सरेशंस एंड एवरीथिंग, ठीक है, और फिर एंड में हमारे पास ओपेसिटीज़ और दैट्स इट। अच्छा, और यस यू शुड ऑल्सो रिमेंबर इंट्राओकुलर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो गया, ग्लूकोमा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट में क्या करते हैं? मैनेजमेंट में ये नहीं होता कि सिर्फ आप ट्रीटमेंट लिख दो, ठीक है, और अपनी जान छुड़ा दो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैनेजमेंट में आपने क्या करना है कि पेशेंट की सबसे पहले आपने डायग्नोसिस करनी है। डायग्नोसिस करने के बाद लाइक
आपने पहले पक्का करना है कि इसको हाँ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या कहा, हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को अगर ज़रूरत है। फिर आपने क्या करना है कि आपने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में हमारे पास देखो कॉन्टैक्ट लेंस हो सकता है, इसके अलावा जो है वो सरफेस कॉर्नियल डिजीज़ हो सकती है, या इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहा है बंदा, ठीक है, या तो कोई आई का ट्रॉमा हो गया है, कॉर्नियल ट्रॉमा। इसके अलावा डायबिटीज़ वगैरह भी आ सकता है, या स्टीरॉयड की थेरेपी, ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में ना हमारे पास जनरल इन्वेस्टिगेशंस है जिसमें आप ब्लड सीपी करते हो, कंप्लीट प्रोफाइल, इसके अलावा यूरिन डीआर करते हो, इसके अलावा ब्लड शुगर करते हो, और एलाइजा सॉरी ईसीआर करते हो, ठीक है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। फिर इसके बाद जो माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन है ना, तो उसमें आप क्या करते हो, एक तो आप ग्राम स्टेनिंग करते हो, जिम्स स्टेनिंग करते हो, इसके अलावा आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करते हो, ठीक है, स्टेनिंग, और देयर इज गोना बी अनदर थिंग विच इज़ दी कल्चर एंड दी सेंसिटिविटी, ठीक है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट में ना सबसे पहले हम लोगों ने ट्रीटमेंट में 5 चीज़ों को ट्रीट करना है। सबसे पहले आते हैं पेन पर। पेन है ना, तो पेन को सबसे पहले ट्रीट करने के लिए आपने एनाल्जेसिक देना है, ठीक है। इसके अलावा पेन को ट्रीट कर अच्छा, पेन पेन थोड़ा बहुत इससे इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा आपने जो है ना साइक्लोप्लिजिक देने हैं, ठीक है, ताकि जो स्पैज़म आया हुआ है ना वो भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, ठीक है। अच्छा, साइक्लोप्लेजिक में एट्रोपिन दे देना है, और जो एंटी ग्लूकोमेटस ड्रग्स है ना, तो उसमें से आपने बेसिकली वो ड्रग्स देनी है जो आपकी स्पैज़म ना कॉज करती हो। तो मायोटिक नहीं देनी, जिसमें पाइलोकार्पिन, फाइजोस्टेगमिन, नियोस्टेगमिन, ये नहीं देनी। आपने बेसिकली देना है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की ट्रीटमेंट ना। तो इन्फेक्शन को आपने ट्रॉपिकल आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है, या तो आप ड्रॉप की फॉर्म में दोगे, या तो आप ऑइंटमेंट दोगे, ठीक है, रात को सोने से पहले, ठीक है। अब ड्रॉप में कौन सी होंगी, या तो हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो जाएंगी, ठीक है, और जेंटामाइसिन हो जाएंगी, और ऑइंटमेंट में जो है वो या तो हमारे पास वही सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, या तो हमारे पास पॉलीफैक्स है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी होंगी, ठीक है, और हमारे पास एक सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन होंगे जिसमें 0.5 ml जो है वो जेंटामाइसिन हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डेस्मोसील। अब डेस्मोसील बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एपिथेलियम भी वो हो गया, ठीक है, एपिथेलियम भी ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया इंजरी की वजह से, ठीक है। फिर इसके बाद बोमेन मेम्ब्रेन भी ख़राब हो गई और स्टोमा भी ख़राब हो गया। अब ये रीच हुआ है, मतलब पहुंचा है डेस्मल मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब देखो सिर्फ डेस्मल मेम्ब्रेन रह गई, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो गया है ना। तो ऑब्वियसली पीछे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मतलब क्या हो रहा है कि ट्रबैकुलर मैशवर्क का वो क्लोज हो गया ना, तो अल्टीमेटली ड्रेनेज नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली फ्लूइड का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये डेस्मल मेम्ब्रेन है ना, बल्ज करना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये फट भी सकता है ना। तो इसको हमने प्रिवेंट करना होता है ट्रीटमेंट ऑफ डेस्मोसील में। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, ऑब्वियसली प्रेशर आ रहा है तो हम लोग एंटी ग्लूकोमेटस ड्रग्स दे देंगे, ठीक है, इसमें बीटा ब्लॉकर्स एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग जो है ना प्रोटेक्टिव बैंडेज लगाते हैं, ठीक है, सही है, प्रेशर बैंडेज, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। इसके अलावा हम लोग जो है ना प्रेशर बैंडेज लगा दिए। इसके अलावा हम लोगों ने कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो बैंडेज लगा दिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस। इसके अलावा आपने क्या करना है कि कंजक्टिवल जो है वो आपने वो लगा देना है, फ्लैप, कंजक्टाइवल फ्लैप लगा देना है सपोर्ट के लिए। या तो ऑब्वियसली इतना बड़ा गैप बन गया ना, तो गैप को ठीक करने के लिए हम लोगों ने एमनियोटिक टिश्यू वो लगाना है, एमनियोटिक टिश्यू ट्रांसप्लांट लगाना है, क्योंकि एमनियोटिक टिश्यू की ऑब्वियसली ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और एंड में आपने क्या करना है कि केराटोप्लास्टी करनी है, या तो आप वो करते हो फुल थिकनेस करते हो, या तो आप वो करते हो पार्शियल थिकनेस करते हो, ठीक है। और ये होता है कि पेशेंट को आपने डेस्मल मेम्ब्रेन की थिकनेस में ये जो डेस्मल मेम्ब्रेन की ट्रीटमेंट होती है ना, सॉरी डेस्मोसील वाली में, तो इसमें आपने इसको बता देना होता है उन चीज़ों से दूर रहो जो आपकी लाइक स्ट्रेनिंग कॉज करती हैं, लाइक आँख पे कोई जोर काज कर रहा है ना, जैसे कि कफ नहीं करनी, सीजिंग नहीं करनी, इवन डिफिकेशन के वक्त भी आपने जोर नहीं लगाना ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर की ट्रीटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले ऑब्वियसली वो फट गया है ना डेस्मल मेम्ब्रेन,
ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले इन्फेक्शन के चांसेस होंगे तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक देनी है। ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने साइक्लोपेरिजिक करना है कि थोड़ा बहुत स्पैज़म भी कम हो जाए। ठीक है। एंड दे ऑब्वियसली वो फटा है तो उसकी रिपेयर शुरू हो जाएगी, तो कॉर्नियल ओपेसिटी के चांसेस होते हैं, तो फॉर दैट यू आर गोइंग टू गिव दी एंटी कोलेजिनेज। ठीक है। अच्छा, जिसमें टेट्रासाइक्लिन देते हो। ठीक है। और एक आपने ग्लू देनी होती है, ऑब्वियसली जगह फटी हुई है तो आपने ग्लू देनी है। ठीक है। एडिशन ग्लू, जिसको आप कहते हो साइनो एक्राइलेट। ठीक है, साइनो एक्राइलेट। इसके बाद बाकी चीज़ें वही हैं कि आपने जो है वो प्रेशर बैंडेज देनी है और कॉन्टैक्ट लेंस बैंडेज देनी है और कंजक्टिवल फ्लैप्स हैं और केराटोप्लास्टी है और एमनियोटिक टिश्यू ट्रांसप्लांट वगैरह। ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं नो हीलिंग कॉर्नियल अल्सर। ठीक है। नो हीलिंग कॉर्नियल अल्सर के ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, एक तो आपने करनी है टार्सोरेफी। टार्सोरेफी में क्या होता है कि आप जो ये जो आईलिड होती है ना, इसको आप साइडों से थोड़ा थोड़ा क्लोज कर देते हो अल्टीमेटली, कि ये है कि बाहर की तरफ ना आए ना। ठीक है। दूसरी बात ये होती है ना कि आपने क्या करना होता है कि आप जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड एक सीरम होता है वो भी डाल देते हो। ठीक है। और बाकी सारी यही होती है कि बैंडेजेस लगाओ और ये जितनी भी है ना, जैसे यहाँ आपने क्या कंजक्टिवल फ्लैप लगाओ, एमनियोटिक मेम्ब्रेन लगाओ या केराटोप्लास्टी करो या कॉन्टैक्ट लेंस बैक बैंडेज वगैरह लगाओ। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशन पे। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन है ना, बेसिकली इसमें क्या करना है कि देखो, सबसे पहले ना हमारे पास, मैं आपको एक आई की डायग्राम दिखा देता हूँ, इफ़ आई फाइंड इट इन द बुक, वरना तो मैं आपको इसी तरह समझा दूंगा। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। देखो, हमारे पास ना पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है ना, ठीक है, कि आपने कॉम्प्लिकेशंस लिखो या वट एवर। ठीक है, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले ये आंख है। ठीक है, इस तरह साइडों से देख लेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले ना हमारे पास क्या होगा कि ये है हमारे पास आइरिस, ये आइरिस है। ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो सिलरी बॉडी और ये हमारे पास कोरॉइड हो गया। ठीक है। इसको हम पूरी को यूवील ट्रैक कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास इरिडोसाइलाइटिस होगा, मतलब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली ग्लूकोमा होगा, तो सेकेंडरी ग्लूकोमा भी होगा कॉम्प्लिकेशन में। फिर क्या होगा कि हमारे पास जो डेस्मोड मेम्ब्रेन की स्वेलिंग हो गई थी, जिसको हम डेस्मोसील कह रहे हैं, वो फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अलावा परफोरेशन होगी, परफोरेशन कॉर्नियल अल्सर, एंड फिर हमारे पास कॉर्नियल ओपेसिटी होगी। ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो यहाँ से आप देख लो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ना सबसे पहले ये परफोरेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर में क्या होता है, देखो हमारे पास ना जब परफोरेशन होती है तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ इंडोथीलियल लेयर ऑफ द कॉर्निया रह जाती है, बाकी सारी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो लेंस, ये जो आइरिस है ना, ये इनका प्रोलैप्स होगा, मतलब ये आगे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ आएंगे। फिर ये जो लेंस है ना, ये आगे की तरफ इसकी डिसलोकेशन हो जाएगी। ठीक है। परफोरेशन ऑफ द आइरिस प्रोलैप्स होगा, इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द लेंस होगा। अब जब लेंस आगे आएगा ना, तो ऑब्वियसली लेंस इस टूटे फूटे जो आयरस कॉर्निया है इसके साथ लगेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैटरेक्ट भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, सिर्फ ये एरिया इन्वॉल्व है ना फ़िलहाल के लिए, तो आपने एंडोफिथलमाइटिस कहना है, और जब पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा तो पैथलमाइटिस हो जाएगा। इसके अलावा रेटिना है ना, रेटिना इन्वॉल्व होगा तो रेटिनल डिटैचमेंट होगी, कोराइड इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली कोराइड में ब्लड वेसल्स होती हैं, तो हमारे पास इंट्राओकुलर हेमोरेज हो जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये कॉर्निया और ये जो आयरस है ये आपस में मिलेंगे ना ऐसे करके ना, तो जिसको आप साइनिकी कहते हो, इंटीरियर साइनिकी। ठीक है। और कॉर्नियल फिस्टुला फॉर्मेशन भी होते हैं, दैट्स इट। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी पे। ठीक है। कॉर्नियल ओपेसिटी या स्कारिंग जो होती है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ना ऑब्वियसली स्कारिंग किसकी वजह से होती है, ऑब्वियसली हमारे पास जब हीलिंग स्टार्ट हो जाती है उससे स्कारिंग होती है। ठीक है। सबसे पहले लेट मी शो यू, देखो सबसे पहले हमारे पास एक थिन सा फ्लैप बनता है। ठीक है। देखो, मैं आपको डायग्राम्स दिखा दूंगा बुक से, ईज़िली एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपका थिन सा एक कॉर्निया का जो फ्लैप है वो बनेगा। ठीक है, कॉर्नियल स्कार, जिसको आप निबुला कहोगे। फिर ये अगर ये हमारे पास सेमी डेंस हो बन गया तो उसको आप मैकुला कहोगे। ठीक है। पहले हमने निबुला का, अब मैकुला हो गया। ठीक है। डायग्राम्स में आपको दिखा लूँगा। फिर अगर ये प्रॉपरली वाइट डेंस हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे लिकोमा।
लिकोमा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं लिकोमल एडेशन। लिकोमल एडेशन में क्या होगा कि जो लिकोमा बना है हमारे कॉर्नियल स्कार, उसके साथ आयरस कंबाइन हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं एटेटिक कॉर्निया। एटेटिक कॉर्निया में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना सिकट्रिशियल कॉर्निया होता है, मतलब वो ऐसे सिकुड़ा हुआ कॉर्निया होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं सीडो कॉर्निया, जो कॉर्निया नहीं होता असल में, लेकिन जो आपकी कंजक्टिवा की जो एपिथेलियम है वो आगे आ जाती है ऐसे करके, ठीक है। फिर इसके बाद एटेटिक कॉर्निया पे अगर हमारे पास ना यूवियल मेम्ब्रेन जो है ना वो आ जाए तो उसको हम कहते हैं इंटीरियर स्टेफाइलोमा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ निबुला। निबुला में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हमारे पास थिन कॉर्नियल स्कारिंग होती है। फिर थिन के बाद हमारे पास थिक सेमी डेंस थी, तो वो हमारे पास था मैकुला। मैकुला पे आपको दिखा देता हूँ। वेट अ सेकेंड, अभी देखा था मैंने। अच्छा सॉरी, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना ये बुक की डायग्राम, ये हमारे पास मैक्यूला था जो सेमी डेंस था ना, ऑब्वियसली ये मैक्यूला से तो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना लिकोमा आ जाएगा, जो हमारे पास प्रॉपर डेंस वाइटिश हमारे पास कॉर्नियल स्कार होगा ना। फिर उसके बाद हमारे पास लिकोमल एडिशंस वगैरह हो, फिर एटेटिक कॉर्निया हो, सीडो कॉर्निया हो, फिर हमारे पास एंड में इंटीरियर स्टाइलोमा, ठीक है, स्टेफेलोमा, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद इट। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।